हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो होंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। कौन कौन से तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, स्टोन क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन, टेस्ट ऑफ द स्टोन एंड यूजेस ऑफ द स्टोन। दीज आर द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है यूनिट 1 का सिलेबस है। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हो। पहले में आपका स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम के बारे में पूछा गया है, उसके बाद कंक्रीट के बारे में पूछा गया है, और उसके बाद जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो ये सारा चीज हम जो है कवर कर लेंगे, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर से रिलेटेड आज जो हम लेक्चर करेंगे, इस लेक्चर में जो है ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? ठीक है, दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड। दीज आर बिल्डिंग मटेरियल्स आर व्हाट विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें, उनको हम, जिन मटेरियल को हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्शन? सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की हम इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम सरिये का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, डैम बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी डैम जो है बड़े बड़े स्टोन से बनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आ गया? स्टोन भी आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है वो हो सकता है आपका बैराज हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर्स। ये मेजर स्ट्रक्चर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के। बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, टनल्स हो गया, डैम हो गया। इनको बनाने के लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल करा जाएगा उनको हम बोलेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स बियर्स 50 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। यानी कि बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं वो पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 50 से लेके 80% पार्ट जो है यूटिलाइज करते हैं। यानी कि अगर मान लिया किसी प्रोजेक्ट को बनने के लिए आपका 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो 50 से लेके 80,000 तक का खर्चा जो है उसके सिर्फ मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए यानी कि हम देखते हैं कि 50-60% है इसका। ठीक है, कॉस्ट के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे शुड अवेलेबल इजीली। वो जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि वो कंस्ट्रक्शन साइट से आपको बहुत दूर से लेके आने पड़े। ब्रिक जो है आपको बहुत दूर से लेके आनी पड़ रही है, आपको जो है स्टोन जो है बहुत दूर से लेके आना पड़ रहा है। उससे क्या होगा? आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, ये इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है, कुछ तो आपका मटेरियल महंगा है ही, कुछ आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को उसके अंदर और जोड़ दिया, तो आपका बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ, फंक्शनल इफिशिएंसी एंड द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर की मजबूती, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की फंक्शनल एफिशिएंसी, यानी कि कोई डैम जो है कितना फंक्शनली एफिशिएंट है, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई रोड कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, फंक्शनल एफिशिएंसी एंड एस्थेटिक अपीयरेंस, वो देखने में कितना सुंदर है। ठीक है, यानी कि कोई बिल्डिंग है वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, कोई डैम है वो देखने में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर की एस्थेटिक अपीयरेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। अब हम कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स को देखते हैं, कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? बिल्डिंग स्टोन्स हो सकते हैं, एग्रीगेट्स हो सकते हैं। एग्रीगेट आपने देखा होगा, जब रोड पे जब रोड बनती है तो पत्थर बिछाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स हो गया। ब्रिक तो आप लोगों ने सभी ने सुना है, टाइल भी आपने सुना है। दीज आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। लाइम एंड द सीमेंट, यानी कि लाइम का मतलब चूना। दिस इज व्हाट? दिस इज चूना। ठीक है, लाइम क्या होता है आपका? चूना होता है। ठीक है, चूना। ठीक है, सीमेंट का मतलब आप जानते हैं सभी लोग, सीमेंट। ठीक है, मोर्टार एंड कंक्रीट यानी कि मसाला। ठीक है, जब आपके घरों में मिस्त्री लगता है तो मिस्त्री जो है मसाला बनाता है, चिनाई करने के लिए मसाला बनाता है। मसाला का मतलब इट इज द मिक्सचर।
मसाले को क्या बोलते हैं, मसाला जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार, एंड मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर सब्सटेंस, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं मोर्टार, ठीक है। तो जब सीमेंट और सैंड का मोर्टार बनता है तो उसे सीमेंट मोर्टार बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि मोर्टार भी क्या हो गया, ये भी आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया। कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट इज ऑल्सो ए मोर्टार, ठीक है, मगर जो आपका सिंपल मोर्टार है जिसमें सीमेंट और सैंड मिला है खाली, तो वो तो आपका चिनाई के लिए काम आ गया, मगर जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट 3 चीजें मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट हो गया, फिर सैंड हो गया, ठीक है, फिर सुर्खी हो गया, फिर टिम्बर, टिम्बर का मतलब वुड, ठीक है, टिम्बर हो गया, प्लाईवुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी पाइप्स हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, अलॉयज हो गए, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए, और आपके रूफ कवरिंग मटेरियल्स हो गए। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 2019 के अंदर पूछा गया था बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स तो हमने बहुत सारे देख लिए, अब 1 बाय 1 हम बिल्डिंग मटेरियल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, स्टोन, ब्रिक्स, ठीक है, सीमेंट, लाइम, ठीक है, और टिम्बर, इन सब की स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक हमारा स्टोन। बिल्डिंग मटेरियल पहला कौन सा लिया हमने, स्टोन लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोन क्या चीज है। स्टोन इज ए नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि स्टोन को हम बनाते नहीं हैं, स्टोन हमें नेचुरली मिलता है, यानी कि नेचर द्वारा प्रोवाइड किया गया है स्टोन हमें पहले से ही, ठीक है। मगर जैसे ब्रिक हुआ, ठीक है, ब्रिक को हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, हमें जो है ब्रिक बनानी पड़ती है, मगर स्टोन क्या है, स्टोन इज द नेचुरली अवेलेबल मटेरियल, ये एक नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल है आपके पास। स्टोन हैज बीन यूज्ड फ्रॉम अर्ली एज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत पुराने टाइम से हम स्टोन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन फॉर्म्स ऑफ रॉक, ये हमें रॉक की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, रॉक का मतलब चट्टानों की फॉर्म में ये हमें मिलता है स्टोन, विच इज कट इनटू रिक्वायर्ड साइज एंड शेप एंड यूज एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग साइज में कट करके और अपनी जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 स्टेप्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए आपके स्टोन के बारे में। 4th स्टेप पढ़ते हैं। इट हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स टू लार्ज प्लेसेस, इसको हम छोटी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से लेके बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग तक, यानी कि बड़े प्लेसेस तक इसमें बना सकते हैं, जैसे एंड टेंपल्स, जो टेंपल्स होते हैं, जो मंदिर वगैरह होते हैं, वो भी बना सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बने हुए भी हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बने हुए भी हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि रेड फोर्ट है, ठीक है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, विधानसभा एट बैंगलोर, जो बैंगलोर में विधानसभा है ये भी आपका स्टोन से ही बना हुआ है, ठीक है। जो आपका ताजमहल है वो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, जो आपका रेड फोर्ट है वो रेड स्टोन से बना हुआ है, यानी कि लाल पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी फेमस बिल्डिंग है, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो स्टोन हमारा एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि बहुत पुराना बिल्डिंग मटेरियल है और ये नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि इसको प्रकृति हमें स्वयं प्रदान करती है, इसको मैन मेड, यानी कि ये इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन्स देखते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ग्रेनाइट, ठीक है, तो ग्रेनाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेनाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे देखते हैं। इट इज मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जो ग्रेनाइट है उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल यानी कि मिनरल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, स्टोन किससे बना होता है, मिनरल्स से बनकर मिलके बना होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनरल्स जो हैं वो क्या है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से मिलकर आपका क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ग्रेनाइट की वो 2.63 से लेके 2.75 है, जो कि बहुत ज्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसका वेट जो है ग्रेनाइट का बहुत ज्यादा होता है। अब जब इसका वेट ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो भी क्या होगी, वो भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका कलर जो होता है लाइट और डार्क ग्रे होता है। डार्क ग्रे कलर में आपको ग्रेनाइट मिलता है और इसका पिंकिश और रेडिश कलर भी होता है। तो अब जब मार्केट में जाते हो आप तो देखना, जो ग्रेनाइट होगा वो पिंकिश और रेडिश कलर में भी आपको अवेलेबल होगा और डार्क कलर ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होगा और ग्रे कलर में भी अवेलेबल होगा,
ठीक है। तो ये तो हो गई इसके कलर की बात। अब हम बात करते हैं इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो कि सबसे ज्यादा होती है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। सारे स्टोन्स में जितने भी स्टोन होते हैं सबसे ज्यादा क्रशिंग स्ट्रेंथ किसकी होती है? आपकी ग्रेनाइट की होती है, ठीक है। तो ये 1000 से लेके 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 1000 से लेके 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसको इतने प्रेशर से दबाया जाए, अगर हम ग्रेनाइट को 1000 से 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से दबाएं तो 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे पहुंचने पर क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, मगर उससे पहले वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये, ठीक है। कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि जहां पे सुंदरता दिखाई जानी हो वहां पे हम क्या करेंगे? ग्रेनाइट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप, जैसे कि आप देखते हो, आप किचन के अंदर जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग पर जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर फर्श में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो पियर्स होते हैं, पियर्स का मतलब यह है कि जो आपने पुल देखे होंगे, जो आपने ब्रिजेस देखे हैं, उसके बीच में जो एक थमला बना रहता है, कॉलम बना रहता है, उसको बोलते हैं पियर, ठीक है। जब ब्रिज होते हैं तो ब्रिज के अंदर जो कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं पियर्स, ठीक है। वैसे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके अंदर जो कॉलम रहता है वो कॉलम ही रहता है, मगर जो कॉलम आपका ब्रिज का होगा, ठीक है, जो आपका थमला जो होगा वो ब्रिज का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉलम ना बोल के उसको हम बोलते हैं पियर, ठीक है। सी वॉल, सी वॉल यानी जो आपका समुद्र है उसके चारों तरफ की जो उसको घेरने वाली जो वॉल होती है वो भी आपकी किसकी बनाई जाती है? ग्रेनाइट की बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सैंडस्टोन, ठीक है। अभी हमने देखा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद हम देखते हैं सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन आर कंपोज्ड ऑफ सैंड ग्रेन्स। ये किससे मिल, क्योंकि इसका नाम क्या है? सैंडस्टोन है, तो ये सैंड ग्रेन से मिलके बना होता है, यानी कि सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब आप ये कहोगे कि जो सैंड का जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ही क्षणभंगुर होते हैं, यानी कि एकदम से टूट जाएगा, मगर जो सैंड ग्रेन्स होते हैं उसको क्या होता है? जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, किसके थ्रू? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के थ्रू। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल का काम होता है, जो कि सैंड पार्टिकल्स को जो है चिपका देता है। तो उससे आपका बनता है क्या? सैंडस्टोन, ठीक है। अब ये सैंडस्टोन भी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका स्टोन है। ये स्टोन भी आपका ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी जो है अच्छी खासी होती है, मगर इससे कम होती है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 2.25। इसका कलर जो होता है वो ग्रे, ब्राउन और रेड इन कलर में रहेगा। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 400 से लेके 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। वहीं पे अगर हम इसकी देखें तो इसकी 1000 से लेके 1400 थी, इसकी 400 से लेके 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है। दीज आर स्ट्रॉन्ग अंडर प्रेशर। ये अंडर प्रेशर तो ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मगर वहीं अगर आप इसको खींचना स्टार्ट कर दो सैंडस्टोन को तो ये जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। ये यानी कि क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग अंडर प्रेशर, दीज आर हार्ड, नॉन एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हैवी होते हैं, ठीक है। दीज आर इजीली वर्केबल, क्योंकि ये सैंड पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है, तो ये इजीली वर्केबल है, ठीक है। इसके ऊपर आराम से आप छेनी हथौड़ा चला सकते हो, इसको आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो, ठीक है। इजीली वर्केबल है, इजीली वर्केबल एंड ऑल्सो रेजिस्ट द वेदरिंग इन ए बेटर वे, यानी कि ये वेदरिंग रेजिस्टेंट हैं, यानी कि अगर इस पे कोई बारिश पड़ जाए, केमिकल का अटैक हो जाए, तो कोई भी इफेक्ट जो है स्टोन पे नहीं पड़ता, यानी कि स्टोन काला नहीं पड़ेगा, स्टोन आपका जो है स्टोन की सरफेस जो होगी वो आपकी रफ नहीं होगी, ठीक है। ये वेदर रेजिस्टेंस है। वेदर रेजिस्टेंस का मतलब जो भी आपका वातावरण है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चलता रहता है, ठीक है, इसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट है आपका दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द फेस वर्क। इसको भी हम किस में इस्तेमाल करते हैं? जो फेस वर्क होता है, जहां पे हमें सुंदरता दिखानी होती है, ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर, ऑर्नामेंटल वर्क्स जहां पे हमें करना होता है वहां पे हम सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन से आपको देखते ही समझ में आ रहा है, लाइम का मतलब चूना, तो चूने से जो पत्थर बनता है उसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। दीज आर कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये क्या है? दिस इज मेड ऑफ बाय कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये लाइम के कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। कलर कैसा इसका क्या होता है? इसका कलर येलो होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, वॉयलेट कलर, ठीक है। ये सारे कलर का ये हो सकता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.56 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 300 से लेके 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, यानी कि आपकी जो सैंडस्टोन है उससे कम हो गई, ठीक है। तो इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी हो गई। दीज आर द सॉफ्ट। अब ये जो लाइमस्टोन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि ये जो है सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट बिल्डिंग स्टोन्स हैं, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे पहले हमने जो ग्रेनाइट पढ़ा वो नॉन एब्जॉर्बेंट है, वो भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता ज्यादा। जो लाइमस्टोन है वो पानी को जो है एब्जॉर्ब करता है। सो दे डू नॉट रेजिस्ट द वेदरिंग एक्शन एज वेल। तो जिसके अंदर पानी चला गया तो इसका मतलब वो अच्छा वेदर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि उसमें समय के साथ साथ जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका स्टोन, ठीक है। तो इसकी जो वेदरिंग रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम है, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। उससे पहले वाले जो स्टोन थे वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते थे, बहुत कम पानी जो है, बहुत कम वाटर जो है एब्जॉर्ब करेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ दी स्टोन्स, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे चौक हो गया, मार्बल हो गया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइमस्टोन, ये सारे लाइमस्टोन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्लेट, ठीक है। तो स्लेट्स क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है, यानी कि एल्यूमिना का मतलब मिट्टी, ठीक है, क्ले। एल्यूमिना का मतलब क्या होता है, क्ले। तो क्ले और सैंड से मिलकर जो बनेगा, सिलिका का मतलब सैंड भी कर सकते हैं हम, तो क्ले और सैंड का जो मिक्सचर होगा वो आपका क्या बनाएगा, स्लेट बनाएगा। दीज आर यूजुअली ग्रे एंड ब्लैक। जो स्लेट होती है वो आपकी देखा होगा आपने जो स्लेट होगी वो क्या होगी आपकी, ग्रेइश ब्लैक होगी, ठीक है। तो स्लेट का जो कलर होगा वो ग्रेइश ब्लैक होगा, या फिर ब्लैक होगा, डार्क ब्लू भी हो सकता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है कितनी, 2.8 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वहीं जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है, तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे जो है एल्यूमिना आ गया, जो क्ले है यहां पे आ गई। क्ले क्या करती है, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। तो यहां पे 700 से लेके 2100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। दीज आर हार्ड एंड टफ एंड लेमिनार इन नेचर, यानी कि एक लेयर्स में रहती है। स्लेट कैसी रहेगी, लेयर्स में रहती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेमिना। ये किसमें होगी आपकी, लेमिना, लेयर्स में होगी, ठीक है। ये टफ होती है और ये हार्ड होती है। हार्ड का मतलब इसके ऊपर स्क्रैच करना पॉसिबल नहीं है। स्लेट के ऊपर जो है आप जो है आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। टफ का मतलब ये होता है कि आप इस पे इंपैक्ट डालते हो तो कोई भी इस पे ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो टफ होती है, हार्ड होती है और लेमिना में होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रूफिंग एज वेल एज फॉर फ्लोरिंग। इसको आप रूफिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम फ्लोरिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज आर मेटामॉर्फिक क्ले रॉक्स। ये जो है आपका मेटामॉर्फिक, जो आपकी ये स्लेट है वो मेटामॉर्फिक रॉक की मिलके बनी होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू थिन स्लैब। इसको हम थिन स्लैब में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि लेयर्स में बनी है तो इसको हम थिन स्लैब के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। इट गिव्स मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी कि अगर हम दो स्लेट को इस तरीके से हम टकराएं तो उसमें जो है मेटेलिक रिंगिंग साउंड जो है वो आएगी। इट इज यूज्ड एज ए डैम प्रूफिंग कोर्स। इसको हम डैम प्रूफ कोर्स यानी कि डीपीसी, आप लोगों ने सुना होगा डीपीसी। डीपीसी हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि नमी जो है वो आपके बिल्डिंग के अंदर, आपकी दीवारों के अंदर प्रवेश ना करे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी। इसको क्या बोलते हैं, यहां पे आप ध्यान रखो, ये आपके लिए नई चीज है सीखने के लिए। डीपीसी का मतलब डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। हम नमी को रोकने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स मटेरियल, ठीक है। तो इसको जो क्ले है वो आपकी एज ए डैम प्रूफ कोर्स मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी कि जो स्लेट है आपकी, सॉरी, बाथरूम पार्टीशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वॉल डेकोरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डेडो और स्टेप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब डेडो क्या चीज है, आपने देखा होगा कि जो आपका रूम है उसके नीचे की साइड हम एक पट्टी जो है, जो मार्बल की एक पट्टी है वो दीवार के सारे लगा देते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेडो, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, डेडो, और स्कर्टिंग आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन, ठीक है। ये यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, ये आपका 2022 के अंदर पूछा गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। वन बाय वन हम इसका क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टोन क्या होगा, द स्टोन्स यूज्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। जो स्टोन का क्लासिफिकेशन है वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 3 इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। जियोलॉजी के आधार पर स्टोन को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इससे पहले वाली स्लाइड में, सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने कहा था कि जो स्टोन प्राप्त होता है हमें वो रॉक्स से प्राप्त होता है। स्टोन हमें जो मिलता है
वो चट्टानों से मिलता है, रॉक्स से मिलता है। तो रॉक्स कितने टाइप्स की होंगी, हमें ये क्लासिफिकेशन यहां पे करना होगा। तो रॉक्स जो होती हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन, स्टोन्स आर क्लासिफाइड इन 3 मेन ग्रुप्स। स्टोन्स को जो है जियोलॉजी के आधार पर 3 मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, जो स्टोन इग्नियस रॉक से प्राप्त होते हैं उन्हें इग्नियस स्टोन कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं उनको सेडिमेंट्री स्टोन्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो स्टोन जो है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स से प्राप्त होते हैं उनको मेटामॉर्फिक स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की आपकी रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होती है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक वो होती है जो आपकी लावा या मैग्मा से बनती है। अर्थ क्रस्ट के भीतर, यानी कि आपके जो अर्थ है उसके नीचे जो है आपका बहुत सारा लावा जो है मौजूद रहता है। जब वो लावा जो है फटता है तो इस तरीके से वो, मान लिया ये आपकी चट्टान है, इस चट्टान से यहाँ से आपका लावा जो है इस तरीके से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये लावा जो है आपका इस तरीके से वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये लावा जब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, सरफेस पे आ जाता है तो ये ठंडा होता है। ठंडा होने पे ये किस में बदल जाता है, ये आपका रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लावा है ये 2 तरीके से आपका ठंडा हो सकता है, या तो ये बिल्कुल सरफेस पे आके ठंडा हो जाए, ठीक है, या फिर जो आपका ये सरफेस तक पहुंच ही ना पाए और बीच में कहीं ठंडा हो जाए। ठीक है, यानी कि जो इस अपने पाथ के बीच में ही कहीं पे ये ठंडा हो जाए, ऊपर की साइड पहुंच ही ना पाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो आपका क्या है, वो आपका मैग्मा है। और जो ऊपर आ गया वो आपका क्या हो गया, लावा हो गया। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या कहा, इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, यानी कि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसकी कूलिंग, लावा या मैग्मा, जो टॉप सरफेस पे आ गया वो लावा हो गया, जो अंदर रह गया वो मैग्मा हो गया। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन रॉक, यानी कि पिघली हुई रॉक का सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। वही आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। तो इसमें किसकी कूलिंग होगी, मैग्मा की कूलिंग होगी अंडरग्राउंड। अगर आपका ये पार्ट है, जो आपका मोल्टन मटेरियल है, ये अगर अंदर ठंडा हो गया तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्मा। ठीक है, और अगर सरफेस पे आके ठंडा हुआ तो उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, ड्राइविंग देयर नेम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फायर। अब ये जो इग्निस है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इग्निस इज द लैटिन वर्ड। ठीक है, इग्निस इज द लैटिन वर्ड। उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फायर। इसका मीनिंग क्या होता है, इग्निस का फायर होता है। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक हैं वो 2 तरीके से क्लासिफाइड हो जाती हैं। ठीक है, इसको 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है इग्नियस रॉक का। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका ये जो मोल्टन मटेरियल है ये अगर सरफेस पे आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव। ठीक है, जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव, और जब वो सरफेस के अंदर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। ठीक है, जब वो सरफेस के अंदर रह के ठंडा होएगा तो उसको बोलेंगे हम इंट्रूसिव, और इसको बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव। तो जो एक्सट्रूसिव रॉक होगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होगी, वो उसकी कूलिंग जो होगी फास्ट होगी, क्योंकि सरफेस पे आके कूल हो रहा है। तो जब सरफेस पे आके कूल हो रहा है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो जल्दी से जल्दी ठंडा होगा। उसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बहुत फाइन क्रिस्टल्स होंगे, इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बहुत फाइन, आपके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, ग्लासी टाइप के क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं एक्सट्रूसिव रॉक के वो हैं आपके बेसाल्ट और रियोलाइट। ठीक है, ये आपके बेसाल्ट और रियोलाइट इसका एग्जाम्पल है। अब इंट्रूसिव रॉक क्या है, ये आपकी बहुत धीरे धीरे ठंडी होगी। लार्ज क्रिस्टल्स होंगे इसके, जैसे कि ग्रेनाइट है या फिर ड्यूराइट है। तो ग्रेनाइट और ड्यूराइट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इंट्रूसिव रॉक हो जाएगी। और जो एक्सट्रूसिव रॉक होगी वो आपकी बेसाल्ट, एंट्रेसाइट, रियोलाइट, ये आपकी जो रॉक्स हैं वो आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया आपका इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट, तो ये सेडिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, सेडिमेंट क्या होते हैं हम देखते हैं। ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ द वाटर, विंड एंड द फ्रॉस्ट। ठीक है, जब वाटर जो है चट्टानों पे जो है वार करता है तो क्या करता है, चट्टानों को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं हम वेदरिंग एक्शन। किसका वेदरिंग एक्शन, वाटर का वेदरिंग एक्शन। किसके ऊपर, रॉक के ऊपर वाटर का वेदरिंग एक्शन, या फिर विंड का वेदरिंग एक्शन। ठीक है, विंड का वेदरिंग एक्शन या फिर फ्रॉस्ट का वेदरिंग एक्शन। ठीक है, ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड फ्रॉस्ट, एग्जिस्टिंग रॉक्स डिसइंटीग्रेट्स,
यानी कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। उनको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में रॉक टूटती है उसको, उन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उन सेडिमेंट का क्या होता है, वो सेडिमेंट पानी के द्वारा बहा के लेके आ जाते हैं या फिर हवा के द्वारा उड़ा के लेके आते हैं, ठीक है, और वो एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। पानी उन्हें एक जगह पे लाके डिपॉजिट करता है या फिर हवा उनके ऊपर, हवा जो है वो उनको एक जगह लाके डिपॉजिट करती है और डिपॉजिट करती चली जाती है, ठीक है। वाटर जो है, अब सेडिमेंट पहाड़ों से लेके आ रही है, वाटर जो है पहाड़ों से सेडिमेंट लेके आ रहा है और वो प्लेन एरिया के अंदर उसको जो है डिपॉजिट करता जा रहा है। तो जो डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, उन मटेरियल्स पे प्रेशर पड़ता है और वो एक चट्टान का रूप, वो एक रॉक का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज कैरिड बाय द विंड एंड वाटर। ये जो डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल है विंड और वाटर की मदद से जो है बाहर आते हैं और जो है क्या होते हैं, आपका सरफेस पे फैल जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, वो एक जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फ्लोइंग वाटर डिपोजिट इट्स सस्पेंडेड मटेरियल एट सम पॉइंट ऑफ ऑब्स्टेकल टू इट्स फ्लो, यानी कि उसको कहीं पे जाके सस्पेंड कर देता है वाटर और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सेडिमेंट्री। दीज डिपोजिट लेयर्स ऑफ द मटेरियल गेट कंसोलिडेटेड, वो कंसोलिडेटेड हो जाते हैं, यानी कि दबाव में आते हैं और दबाव में आने के बाद वो जो है हीट और प्रेशर के फॉर्म में आकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर मोर यूनिफॉर्म, इस तरीके से जो रॉक बनती है वो यूनिफॉर्म रॉक बनती है, फाइन ग्रेन्ड होती है और कॉम्पैक्ट इन नेचर एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह की जो रॉक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट ए बेडेड और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर इन जनरल, यानी कि ये जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ही आपके जो आपका जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो बेडेड और स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स में बनी रहती हैं ये, क्योंकि एक बार आके जो है सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद दूसरी लेयर में सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, फिर तीसरी लेयर में सेडिमेंट डिपॉजिट होगा। तो यानी कि जो लेयर जो आपकी रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, वो आपकी लेयर्स में बनेगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो ये चट्टान देख रहे हो, ये इसमें देख रहे हो आप, ये लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये आपकी लेयर है, फिर ये आपकी लेयर है, फिर ये लेयर है। तो ये किससे मिलके बना है, ये आपकी जो है सेडिमेंट्स से मिलके बना है और इसीलिए इस चट्टान को हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसी तरीके से ये आपकी लेयर है, ये लेयर है, ये इस तरीके से लेयर्स बनी हुई हैं, ये भी आपकी क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मडस्टोन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इग्नियस रॉक थी उसका एग्जाम्पल क्या था, ग्रेनाइट, और इसका जो एग्जाम्पल है मेन वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टोन है वो है हमारा मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की जो रॉक है वो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो है जो आपकी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स, चाहे तो वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक या फिर वो खुद मेटामॉर्फिक रॉक हो, आफ्टर ट्रांसफॉर्म बाय इंटेंस हीट और प्रेशर, यानी कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर एक्सट्रीम हीट पड़ेगी और एक्सट्रीम प्रेशर बनेगा, तो वही सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इग्नियस रॉक पे जब हम इंटेंस प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करें, तो उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो इग्नियस रॉक के जो अंदर का जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, जो उसका जो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक पे भी अगर ऐसा हो, बहुत ज़्यादा हीट पड़े, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या पड़ती है, आपकी इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ती है किसके ऊपर, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक। इन तीनों ही तरह की रॉक्स पे अगर हम इंटेंस हीट और प्रेशर डाल दें तो वही रॉक्स आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वही रॉक्स आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिज्म, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो कन्वर्जन हुआ, इसको ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। आपके पास क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म किसे बोलते हैं ये लिखो, तो हम सिंपल ये कहेंगे कि व्हेन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक
are subjected to extreme heat or pressure, then these rocks converted into the metamorphic rock, and this process is called metamorphism. ठीक है, in this process the physical and chemical properties of the original rock, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो ओरिजिनल रॉक की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी कि जो इग्नियस रॉक की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सारी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. ठीक है, बिना उनको पिघलाए हुए, यानी कि बिना इग्नियस रॉक को पिघलाए हुए उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, सिस्ट और ग्नेस. ठीक है, ये इसके जो हैं एग्जांपल हैं. अब हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल यानी कौन सा रॉक जो है किस पेरेंटल रॉक से मिलकर बनी है. ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई पेरेंट रॉक. ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई, पेरेंट रॉक हो गई, ये तो पेरेंट रॉक है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है. तो जब सैंडस्टोन पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. जब शेल पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर बढ़ेगा तो वो स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. लाइमस्टोन पे जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ग्रेनाइट पे जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो ग्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. डियोराइट ग्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. स्लेट जो है आपका फिलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. फिलाइट जो है आपका सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और सिस्ट जो है वो आपका ग्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिख रखा है कि शेल और क्ले है वो किस किस में कन्वर्ट होते हैं, वो आपका पहले तो उसमें बनता है क्या, स्लेट, और स्लेट पे जब प्रेशर पड़ेगा तो फिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिलाइट पे जब हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और सिस्ट पे जब हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो ग्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि शेल जो है, शेल और क्ले का जो फाइनल कन्वर्जन है वो कितना है, कौन सा है, ग्नेस है. सैंडस्टोन पे जब आपका हीट और प्रेशर पड़ेगा तो क्वार्ट्जाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. लाइमस्टोन और चॉक पे जब प्रेशर पड़ेगा तो मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरीके से कोल, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट बनेंगे. ठीक है, अगर हम, ये तो किसके एग्जांपल थे, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल थे. अब हम देखते हैं इग्नियस रॉक. तो इग्नियस रॉक कौन सी है, आपकी ग्रेनाइट है. तो ग्रेनाइट पे अगर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट दी मेटामॉर्फिक रॉक. तो हमने मेटामॉर्फिक रॉक देख लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन. अभी तक हमने पढ़ा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन जो है वो कितने टाइप का है आपका, जो आपकी रॉक हो सकती हैं वो कितनी तरह की फिजिकली क्लासिफाइड हो सकती है. एक तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फोलिएटेड रॉक्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती हैं. These rocks are having layered structure. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो क्या किसमें डिपॉजिट जो होता है उसका लेयर में डिपॉजिट है. पहले एक बार डिपॉजिट होगा मटेरियल का, फिर दूसरी बार डिपॉजिट होगा मटेरियल का, तो वो लेयर में बनेंगी. तो दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक. जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक हैं वो सारी की सारी क्या है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं. They possess plane of stratification and cleavage. उसमें जो आपका एक प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन प्लेन, यानी कि उस प्लेन के अकॉर्डिंग आप उस रॉक को जो है ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो. ठीक है, they can be easily split along these plane, यानी कि हम वही सिंपल बात है कि उन प्लेन पे के अकॉर्डिंग, उन प्लेन के अलोंग जो है वो रॉक जो है स्प्लिट हो सकती है, तोड़ी जा सकती है. इसका जो एग्जांपल है वो सैंडस्टोन है, वही सेडिमेंट्री रॉक. लाइमस्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक. स्लेट, ये भी सेडिमेंट्री, ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गई. ठीक है, जो स्लेट है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ स्टोन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, यानी कि जिसमें कोई भी लेयर नहीं होती है. ठीक है, ऐसी हम रॉक्स को अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं. दीज रॉक्स आर नॉट स्ट्रेटिफाइड, ये लेयर्स में बनकर, लेयर्स में जो है नहीं बटी होती हैं. ठीक है, दे पॉसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स. इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रॉपरली कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं. दे कैन नॉट बी स्प्लिट, इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. और इसका जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल इग्नियस रॉक. तो जितनी भी इग्नियस रॉक्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, आपकी अनस्ट्रेटिफाइड है, उनको आप लेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो. तो जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, मार्बल हो गया, दीज आर द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, आर द एग्जांपल्स ऑफ द दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स. Foliated rocks. These rocks have tendency to split along a definite direction only. अब ये foliated rocks क्या होती है, ये इनके अंदर कोई plane of stratification नहीं होता है, मगर इनकी एक टेंडेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है स्प्लिट हो सकती है. ठीक है, तो
इस तरह की रॉक को हम बोलते हैं फॉलिएटेड रॉक्स। द डायरेक्शन नीड नॉट बी पैरेलल, मगर ये जो डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही हो। जैसे कि आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स थी वो पैरेलल जो है उसकी जो उसकी लेयर्स थी वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल थी, मगर यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती हैं, मगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं? फोलिएटेड रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, to each other in case of stratified rocks, this types of rock is very common in case of metamorphic rocks। तो जितनी भी आपके मेटामॉर्फिक, अधिकतर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? फोलिएटेड रॉक्स होती हैं, जैसे कि गेनिस और शिस्ट। जो गेनिस और शिस्ट हैं उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन। तो ये तो आपका क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन बहुत छोटा था, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन इज, ये आपका सिलीशियस भी हो सकता है, ये आपका एग्रीलेशियस भी हो सकता है, और ये आपका कैलकेरियस भी होता है। इनके नाम से ही पहले हम समझते हैं, सिलीशियस का मतलब जो सैंड पार्टिकल्स से मिलकर बना हो सिलीशियस, एग्रीलेशियस का मतलब जो क्ले पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, जो क्ले से मिलकर बना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रीलेशियस। कैलकेरियस यानी कि जो कैल्शियम से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस। ठीक है, तो सबसे पहले सिलीशियस, सिलीशियस का मतलब सैंड पार्टिकल या फिर सिलिका। ठीक है, तो सिलीशियस रॉक क्या हो गया? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज रॉक्स इज सिलिका, यानी कि सैंड। ठीक है, दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्रेनाइट, ट्रैप और सैंड। ठीक है, सैंडस्टोन, ये आपके स्टोन्स कैसे हो गए? ये आपके सिलीशियस स्टोन हो गए। ग्रेनाइट भी इसी के अंदर पड़ेगा। एग्रीलेशियस कौन सा हो गए? यानी कि जो क्ले से मिलके बने हो। ठीक है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज रॉक्स इज एग्री, एग्री का मतलब क्ले। ठीक है, दीज स्टोन्स आर हार्ड, ड्यूरेबल, बट दे आर ब्रिटल। वो क्या होते हैं? आपके ब्रिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके एग्रीलेशियस स्टोन ब्रिटल होते हैं। दे कैन नॉट विथस्टैंड शॉक, ये शॉक को बियर नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे स्लेट, लेटराइट, these are the examples of these types of rock। नेक्स्ट इज कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने हो, यानी कि चूने से मिलके बने हो, लाइम से मिलके बने हो, ऐसे को हम बोलते हैं कैलकेरियस रॉक्स। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल एंड डोलोस्टोन, these are the examples of calcareous rocks, often formed from the marine organism and chemical precipitation in the shallow seas। यानी कि जो समुद्र के जो जीव होते हैं वहां से भी हमें क्या मिलती है? आपकी कैलकेरियस रॉक मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोन। ये भी आपका किसमें आता है? लेटेस्ट बिल्कुल आपका जो पेपर हुआ है आरजीपीवी जून 2025 का, वो इसमें पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले चाहे प्रॉपर्टीज पूछ ले, बात एक ही है। तो हम वन बाय वन जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। The following properties of the stone should be looked into before selecting them for engineering works। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन में बी स्ट्रेटिफाइड, ये स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, और अनस्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर से मिलकर भी बना सकती है, और अनलेयर्ड भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्टोन शुड बी इजीली ड्रेस्ड। ठीक है, जो आपकी स्ट्रक्चर्ड स्टोन होगी उसको ड्रेसिंग करनी उसकी आसान होती है। एंड सुटेबल फॉर सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के जो धरती के अंदर का स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाउंडेशन, वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो ऊपर की साइड का स्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग का उसको हम बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? जो आपका द स्ट्रक्चर्ड जो स्टोन होती हैं उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन आर हार्ड, ये हार्ड होती है अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन। डिफिकल्ट टू ड्रेस, इनको जो है ड्रेसिंग करनी इसकी जो है बहुत भारी होती है। जो आपकी स्ट्रेटिफाइड पहले से लेयर्स में मिलके बनी है तो उसको हम अलग अलग लेयर्स में काट सकते हैं, तो यानी कि इसका मतलब उसकी ड्रेसिंग जो है आसानी से हो सकती है। मगर जो अनस्ट्रेटिफाइड है, जो डायरेक्ट जिनकी जो है जो लेयर्स से मिलके बनी नहीं है, उसकी ड्रेसिंग जो है करनी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। दे आर प्रिफर्ड फॉर फाउंडेशन वर्क, जैसे ग्रेनाइट वगैरह, ये ट्रैप, बेसाल्ट। ठीक है, ये सारी की सारी रॉक्स जो है आपकी इसमें फाउंडेशन वर्क के अंदर इस्तेमाल करी जाती हैं। टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर का मतलब यानी कि जो सरफेस टेक्सचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सरफेस टेक्सचर है वो कैसा होता है? फाइन ग्रेन स्टोन्स विद होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स अट्रैक्टिव एंड हेंस दे आर यूज्ड फॉर कार्विंग। सच स्टोन्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो यानी कि जो आपकी फाइन ग्रेन स्टोन्स होंगी वो क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर आपको ग्लॉसी नजर आएगा, उसमें चमक नजर आएगी।
ठीक है, जो आपके फाइन छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलकर बनी होंगी, तो ऐसी स्टोन जो होंगी वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी, यानी कि जो उसका टेक्सचर जो होगा वो बहुत ही ग्लॉसी टाइप का टेक्सचर होगा, चमक होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्सचर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी, रॉक की जो डेंसिटी है वो अलग 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 डेंसिटी होती है, जैसे कि हमने पहले देखा, जो आपका ग्रेनाइट था उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी लाइमस्टोन आया उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी कम थी, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गया, आपकी डेंसिटी के बारे में हो गया। डेंसर स्टोन्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी डेंस या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, आपका स्टोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। लाइट वेट स्टोन, जो लाइट वेट हो स्टोन होगा वो बहुत ही क्या होगा, वीक टाइप का होगा। हैंस स्टोन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो स्टोन जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से कम है, तो ऐसी स्टोन जो है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए अनसुटेबल है। ऐसी स्टोन जिसकी जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.4 से कम होती है, उसको हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस, ए स्टोन विद यूनिफॉर्म एंड अट्रैक्टिव कलर इज ड्यूरेबल, यानी कि जिसका यूनिफॉर्म कलर हो, जो अट्रैक्टिव हो, ऐसी स्टोन जो है वो ड्यूरेबल भी होती है। इफ ग्रेन्स आर कॉम्पैक्ट, उसके अगर ग्रेन्स क्या होंगे, उसके अगर ग्रेन्स जो है कॉम्पैक्ट हो, तो ऐसी स्टोन जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है, ड्यूरेबल होती है, ठीक है। मार्बल ग्रेनाइट गेट वेरी गुड अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड, यानी कि जो मार्बल और आपके जो ग्रेनाइट हैं उसको अगर पॉलिश कर दी जाए तो वो बहुत अच्छी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस भी क्या हो गई, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, डेंसिटी, अपीयरेंस, ठीक है। हेंस दे आर यूज्ड फॉर द फेस वर्क इन दी बिल्डिंग्स। और इसको किसके अंदर इस्तेमाल किया था, ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर और फेस वर्क्स के अंदर हमें इसको इस्तेमाल करते हैं। फेस वर्क का मतलब जो हमें दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है उस स्टोन का, कितना स्ट्रेंथ है, ये भी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई। स्ट्रेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी लुक्ड इनटू बिफोर सेलेक्टिंग स्टोन, यानी कि स्टोन को सिलेक्ट करते हुए हमें जो है स्ट्रेंथ पैरामीटर भी सेलेक्ट करना होता है। यानी कि मान लिया हमें स्टोन जो है वो किसके अंदर इस्तेमाल करना है, रोड के अंदर हमें स्टोन इस्तेमाल करना है, तो रोड के ऊपर व्हीकल्स चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो स्टोन्स होंगे उसमें क्या होगा, घर्षण होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा स्टोन्स के ऊपर, तो जिससे कि वो टूट सकते हैं। तो हमें ऐसा स्टोन लेना है ताकि वो उस प्रेशर को, जो व्हीकल का जो प्रेशर है उसको बियर कर सकें, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है वो भी हमें चेक करनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग द स्टोन। किसी भी टाइप का स्टोन सेलेक्ट करते हुए हमें जो है उसकी स्ट्रेंथ को भी चेक करना चाहिए कि रोड के अंदर क्या ये स्टोन सही है या नहीं है, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स रिकमेंड्स ए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ISO इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, वो जो है आपकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ बताता है कि जो स्टोन की जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हार्डनेस। अब ये जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस क्या चीज होती है, इट इज द प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हार्डनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेजिस्ट द आइडेंटेशन एंड द स्क्रैच मार्क ऑन इट्स सरफेस, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टोन की जिसकी वजह से ये अपने ऊपर पड़ने वाले स्क्रैच और आइडेंटिफिकेशन मार्क को रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। यानी कि स्क्रैच का विरोध करे या आइडेंटिफिकेशन का विरोध करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, हार्डनेस बोलते हैं। यानी कि जिस स्टोन के ऊपर बहुत ही मुश्किल से स्क्रैच करा जाए उसको हम बोलेंगे कि ये स्टोन बहुत ही हार्ड स्टोन है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसीडर्ड व्हेन स्टोन इज यूज्ड फॉर द फ्लोरिंग पेवमेंट, और इस प्रॉपर्टी को अधिकतर तब चेक करा जाता है जब हम किसी स्टोन को रूफिंग के लिए या फिर जब हम स्टोन को फ्लोरिंग के लिए या फिर पेवमेंट में इस्तेमाल करें। पेवमेंट का मतलब जो आपका रोड का पेवमेंट है, रोड की जो टॉप सरफेस होती है उसको पेवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पेवमेंट के लिए इस्तेमाल करें, फ्लोरिंग के लिए, अपने फर्श के लिए इस्तेमाल करें, तब हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम फर्श पे चलते हैं तो हमारा जो जूता है या फिर हमारे पैर है उसको क्या करते हैं, घसीटते हैं उसको, फर्श को। तो अगर उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्क्रैच आसानी से स्क्रैच हो रहा है। तो आसानी से स्क्रैच होने का मतलब यह है कि वो हार्ड नहीं है आपका स्टोन, जो आपकी वो टाइल है या फिर आपका जो मार्बल है वो हार्ड नहीं है, सफिशिएंटली हार्ड नहीं है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज टू बी फाउंड बाय कंडक्टिंग टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट।
इसको हम कैसे में करते हैं, इसको हम डोरी टेस्टिंग मशीन की हेल्प से करते हैं। आगे हम देखेंगे डोरी टेस्टिंग मशीन भी, ठीक है। तो हार्डनेस टेस्ट जो होता है किसमें होता है, आपका डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर होता है। अब ये जो फॉर रोड वर्क्स द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, रोड वर्क के लिए यानी कि जब हम सड़क निर्माण करते हैं तो सड़क निर्माण के लिए जो आपका हार्डनेस टेस्ट है, जो आपका हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है, वो आपकी 17 से ज्यादा होनी चाहिए। और बिल्डिंग वर्क्स, अगर आपको बिल्डिंग बनवानी है तब जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 14 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि मोज हार्डनेस स्केल, यानी कि हम यहां पे स्टोन्स को ऐसे देखते हैं कि कौन कौन से स्टोन्स जो हैं उनके जो हार्डनेस के क्रम में, उन स्टोन्स को मैंने यहां पे लिखा है। सबसे पहले जो टेल्क है वो सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट स्टोन होता है आपका टेल्क, ये पाउडर फॉर्म में ही होता है टेल्क, ठीक है। जिप्सम कैन बी स्क्रैच बाय द फिंगर नेल, यानी कि जिप्सम जो है उसको आप सिर्फ फिंगर नेल की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, अपने नाखून की हेल्प से ही उसके ऊपर क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो। कैल्साइट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपर पेनी, यानी कि आपके पास कॉपर की कोई एक थड़ होगी तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो उसके ऊपर, मगर फिंगर नेल की हेल्प से आप उसके ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्लोराइट एक ऐसा स्टोन है जिसको आप नाइफ स्टील, जो आपका स्टील नाइफ है, जो आपका स्टील का चाकू है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर स्क्रैच डाल सकते हो, ठीक है। मगर कॉपर पेनी जो है वो इस पे स्क्रैच नहीं डाल पाएगा, ठीक है। एपेटाइट, ठीक है, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट क्या है, स्क्रैच विद डिफिकल्टी विद बाय द नाइफ, यानी कि आप स्टील के चाकू से तो स्क्रैच डाल सकते हो मगर थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी उसको स्क्रैच डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस को हम फेल्सपार भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोक्लेस स्क्रैच बाय द ग्लास, यानी कि ग्लास की हेल्प से अगर आप इसको स्क्रैच करें तो वो क्या होगा, आपका ऑर्थोक्लेस होगा, ठीक है। क्वार्ट्स क्या है, ग्लास से जो है आसानी से स्क्रैच उस पर डाला जा सकता है। टोपाज क्या है, टोपाज स्क्रैचेस ग्लास वेरी इजीली, यानी कि इसको भी आप ग्लास से जो है स्क्रैच डाल सकते हो उसके ऊपर। कॉरंडम क्या है आपका, सफायर एंड रूबी को आप कॉरंडम बोलते हैं, इसको क्या है, ये आपका कट बाय द ग्लास, ठीक है, ये भी आपका ग्लास से कट हो जाएगा। फिर सबसे आखिरी में जो आपका 10th पॉइंट है वो है आपका डायमंड। तो डायमंड इज द वेरी हार्ड मटेरियल, जिसको जो है सबसे हार्ड मटेरियल है वो आपका क्या है, डायमंड मटेरियल है, जिसके ऊपर आसानी से स्क्रैच डाला नहीं जा सकता, ठीक है। दीज आर द मोज स्केल, तो ये क्या है, आपका मोज स्केल है, ठीक है। तो इसमें जो है स्केल नंबर 1, स्केल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे स्केल आप याद कर सकते हो। नहीं भी याद कर सकते तो सिर्फ ये ऊपर वाली डेफिनेशन ही आपको याद करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट इज परसेंटेज वियर, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द एट्रिशन टेस्ट। इसको हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम एट्रिशन टेस्ट से मेजर करते हैं। वियरिंग का मतलब क्या होता है कि जब लोड आएगा, जब स्टोन पे लोड आएगा तो वो जो है क्या होता है, स्टोन टूट जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज वियरिंग कितनी है, कितना टूट रहा है, वो ज्यादा टूट रहा है, कम टूट रहा है स्टोन, जब उस पर लोड आ रहा है तो लोड आने की वजह से वो ज्यादा टूट रहा है, तो यानी कि उसकी वियरिंग कैसी है, उसकी वियरिंग रेजिस्टेंस क्या है, उसका कम है, ठीक है। अगर उसकी जो वो कम टूट रहा है तो उसका वियरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द एट्रिशन टेस्ट, और इसको एट्रिशन टेस्ट से मेजर करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग द एग्रीगेट फॉर रोड वर्क्स, यानी कि जब हम रोड वर्क्स का काम करते हैं तो उसके लिए जो है ये टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो लगातार मूव करता है और उसकी वजह से जो नीचे की साइड लेयर में अपने एग्रीगेट बिछा रखा है, जो पत्थर बिछा रखे हैं, वो क्या होगा, वो टूटने स्टार्ट होंगे। तो यानी कि अगर वो ज्यादा टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो परसेंटेज वियरिंग है वो उसकी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो जो है स्टोन आपका खराब किस्म का स्टोन है, ठीक है। ए गुड स्टोन शुड नॉट शो द वियर मोर देन 2%, या जो स्टोन 2% से ज्यादा टूटे ना, ठीक है, ऐसे स्टोन को हम बोलेंगे कैसा, ऐसा स्टोन आपका गुड स्टोन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन और पोरोसिटी। अब हम देखते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन पोरोसिटी क्या है, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि प्रॉपर्टी है स्टोन की। ऑल स्टोन्स हैव पोर्स, सभी स्टोन्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्टोन्स के अंदर, जिनमें वो जो है पानी जो है भर लेता है। अगर पानी में स्टोन जाए तो स्टोन्स के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसके अंदर, जिनको हम पोर्स बोलते हैं, उन स्टोन्स के अंदर जो है पानी भर लिया जाता है अगर उसको हम पानी में छोड़ देते हो। ऑल स्टोन्स हैव पोर्स एंड हेंस एब्जॉर्ब वाटर, सभी स्टोन्स के अंदर पोर्स होते हैं और सभी स्टोन्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मगर कितना एब्जॉर्ब करे, ठीक है। ग्रेनाइट जो है बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा है ग्रेनाइट की, ठीक है। यानी कि वो सबसे ज्यादा जो है आपका जो है सबसे ज्यादा आपका वाटर सबसे कम आपका क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ग्रेनाइट। द रिएक्शन ऑफ द वाटर विद मटेरियल ऑफ द स्टोन कॉज डिसइंटीग्रेशन।
अब ये जो वाटर क्या करता है, वाटर स्टोन के मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है और उसको डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, उतना ही क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन, स्टोन का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है वो हमारे लिए खतरनाक है, वो स्टोन के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो जितना जो मटेरियल, जो स्टोन जितना कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द स्टोन व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन द वाटर फॉर 24 आवर्स। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, इसके लिए एब्जॉर्प्शन टेस्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस स्टोन ने कितना वाटर को, कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर को उसके वेट के रिस्पेक्ट में, उसके ड्राई वेट के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर को एब्जॉर्व किया, ठीक है। फॉर गुड स्टोन इट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि जितना कम से कम वाटर एब्जॉर्व करे उतना बढ़िया है स्टोन, ठीक है। एंड नो, इन नो केस 5% से ज्यादा तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है स्टोन का होना ही नहीं चाहिए। वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर जो स्टोन के अंदर डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जो स्टोन के अंदर बदलाव होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन। रेन, बारिश होने पर, विंड होने पर यानी कि तेज हवा चलने पर, रेन एंड विंड कॉजेज लॉस ऑफ गुड अपीयरेंस ऑफ द स्टोन, यानी कि इनसे क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि ताजमहल के ऊपर जब जो एसिड रेन हो रही है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका संगमरमर है उसकी जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, ठीक है। द रेन एंड विंड कॉज लॉस ऑफ गुड अपीयरेंस ऑफ द स्टोन, ठीक है। रेन और विंड की वजह से क्या होता है, जो स्टोन का जो अपीयरेंस है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हेंस स्टोन्स विद गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड फॉर द फेस वर्क। इसीलिए जो आपके जो ऐसे स्टोन जिनका वेदरिंग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे स्टोन्स को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फेस वर्क्स, यानी कि जो सामने हमें दिख रहे हैं फेस वर्क जो होगा वो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। टफनेस क्या होता है, द रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट इज कॉल्ड टफनेस, यानी कि इंपैक्ट को रेजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, टफनेस, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय द इंपैक्ट टेस्ट, इसको इंपैक्ट टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। द स्टोन विद टफनेस इंडेक्स, जिस स्टोन का टफनेस इंडेक्स जो होता है वो 19 से ज्यादा होता है, आर प्रेफर्ड फॉर रोड वर्क्स। ऐसे स्टोन को हम रोड वर्क्स के अंदर प्रेफर करते हैं कि ऐसे स्टोन को हम रोड के नीचे जो हम जो एग्रीगेट बिछा रहे हैं वो सारे एग्रीगेट का जो टफनेस इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए, आपका 9 होना चाहिए, 19 होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स 13 to 19 आर कंसिडर्ड एज मीडियम टफ। अगर 13 से 19 का आपका टफनेस इंडेक्स है तो उसको मीडियम टफ बोलेंगे। द स्टोन विद टफनेस इंडेक्स लेस देन 13 आर पुअर स्टोन, यानी कि जिसका टफनेस इंडेक्स 13 से कम होगा उसको हम पुअर स्टोन्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू फायर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन इज रेजिस्टेंस टू फायर। सैंडस्टोन रेजिस्ट फायर बेटर, यानी कि आपके स्टोन ऐसा होना चाहिए जो फायर को रेजिस्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आग लगी और स्टोन भी आपका पिघल गया, ठीक है। एग्रीलेशियस मटेरियल थ्रू दो पुअर इन स्ट्रेंथ आर गुड इन रेजिस्टिंग फायर, यानी कि जो आपके एग्रीलेशियस मटेरियल के जो स्टोन होते हैं, जो एग्रीलेशियस होते हैं, जो आपके क्ले से मिलके स्टोन बने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायर, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम होती है मगर जो फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि स्ट्रेंथ यानी कमजोर तो होंगे मगर आपकी जो आग है उसको सबसे बेटर जो रोकने वाले स्टोन हैं वो कौन से होंगे, आपके एग्रीलेशियस स्टोन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ईज इन ड्रेसिंग, यानी कि ये भी आपकी प्रॉपर्टी है एक स्टोन की कि उसको कितनी आसानी से उस पर कार्विंग की जा सकती है, यानी कि उसको कितनी आसानी से एक शेप से दूसरे शेप में ढाला जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग कंट्रीब्यूट्स टू द कॉस्ट ऑफ द स्टोन मैसनरी टू ग्रेट एक्सटेंस। ड्रेसिंग इज इजी इन स्टोन विद लेसर स्ट्रेंथ, यानी कि जिनकी स्ट्रेंथ कम है ऐसे स्टोन की ड्रेसिंग करनी जो होती है आसान होती है। जैसे कि हमने बताया ग्रेनाइट की ड्रेसिंग करनी जो है बहुत कठिन है क्योंकि स्ट्रेंथ जो है उसकी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टोन जिनकी स्ट्रेंथ कम होगी उसकी ड्रेसिंग करनी, यानी कि उसको छेनी हथौड़े से आप जो है अलग अलग शेप में ढाल सकते हो, तो ऐसे स्टोन की जो ड्रेसिंग है वो आसान हो जाती है जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है। हेंस ए इंजीनियर शुड लुक इनटू सफिशिएंट स्ट्रेंथ रादर देन हाई स्ट्रेंथ वाइल सेलेक्टिंग स्टोन्स ऑफ द बिल्डिंग वर्क्स। अब बिल्डिंग वर्क्स करते हुए इंजीनियर को ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसा स्टोन सेलेक्ट करें कि जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ वाला हो। सफिशिएंट स्ट्रेंथ का मतलब जितनी स्ट्रेंथ की आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना, ताकि उस पर ड्रेसिंग करनी जो है आसान हो। ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट तो आपकी कम थी, यानी कि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट मान लिया आपकी 100 थी और आपने ऐसा स्टोन सेलेक्ट कर लिया कि हम ले लेते हैं 200 वाला, तो क्या होगा, अब 100 में जो ड्रेसिंग करनी थी वो आसान थी मगर 200 वाले स्टोन में ड्रेसिंग करनी जो है टिपिकल हो जाएगी।
ठीक है, तो इंजीनियर को इस तरीके से जो है स्टोन का सिलेक्शन करना चाहिए। सीजनिंग क्या होती है? द स्टोन्स ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी कंटेन्स मॉइस्चर इन द पोर्स। अब जब स्टोन को जो है हम रॉक से प्राप्त करते हैं, ठीक है, हम चट्टानों से जो है रॉक्स से आपके स्टोन्स को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जिस टाइम से एक्सट्रैक्शन होता है स्टोन का चट्टानों से, जिस टाइम पे स्टोन जो है चट्टानों से निकलता है, उस टाइम पे उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी सैप। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी सैप, ठीक है, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन improves this moisture is removed before using the stone. The process of the removing moisture from the pores is called seasoning, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका मॉइस्चर होता है, इस मॉइस्चर को ही हम क्या बोलते हैं? इस मॉइस्चर को हम बोलते हैं सैप, ठीक है। तो ये जो सैप है उसको क्या होता है? उसको हमें निकालना होता है, क्योंकि अगर आपका सैप उसके अंदर रहेगा तो क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ जो होगी स्टोन की वो कमजोर हो जाएगी। जैसे ही उसका जो है आपका सैप निकल जाएगा, जो आपका मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, और जो इस सैप को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? सीजनिंग। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीजनिंग। तो जिस स्टोन का जो है सीजनिंग आसानी से हो रही है, आसानी से उसके अंदर जो है सैप निकल जा रहा है, तो ऐसा स्टोन हमारे लिए सही है। और ऐसा स्टोन जिसमें सीजनिंग जो है वो टिपिकल है, यानी कि जिसमें से क्वेरी सैप, यानी कि जिसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकालना जो है बहुत टिपिकल है, ऐसा स्टोन हमारे लिए क्या होगा? सही नहीं होगा, बिल्डिंग वर्क के लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन। ये आपका आया था 2009 के अंदर कि गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ का मतलब उसमें अच्छी खासी मजबूती हो, ऐसा ना हो कि लोड आए और स्टोन आपका टूट जाए, ठीक है। तो उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब वो वेदरिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि अगर बारिश हो तो भी वो सही रहे, अगर उस पर हवा चले तब भी वो सही रहे, ठीक है। वो बहुत सारा टाइम बीत गया, ठीक है, आपके 10-15 साल बीत गए, तब भी स्टोन जो है अपना जो है ऐसा ही लग रहा है जैसे कि स्टार्टिंग में लग रहा था, तो वो क्या, इस प्रॉपर्टी का क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। वो क्या है? ड्यूरेबल है, ठीक है। स्टोन सेलेक्टेड शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नेचर फोर्सेस लाइक विंड, रेन और हीट। जो आपकी विंड, रेन और हीट के सारे जो जो आपके नेचुरल फोर्सेस हैं उनको बियर कर सके, ऐसे स्टोन को हम क्या बोल देंगे? ड्यूरेबल स्टोन। तो आपका स्टोन ऐसा होना चाहिए जो कि ड्यूरेबल हो, ठीक है। हार्डनेस होना चाहिए। हार्डनेस का मतलब उसके ऊपर आसानी से स्क्रैच ना किया जा सके, ठीक है। द स्टोन यूज्ड इन द फ्लोर्स, जो फ्लोर्स और पेवमेंट पे जो स्टोन इस्तेमाल करा जाता है वो सफिशिएंट हार्डनेस का होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट एब्रेसिव फोर्स। एब्रेसिव फोर्स का मतलब घर्षण वाली जो फोर्स है, ऐसी फोर्स को वो रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द, ये एब्रेसिव फोर्स यानी घर्षण फोर्स जो है किसकी वजह से आती है? मूवमेंट ऑफ द मेन एंड मटेरियल्स, यानी कि जो गाड़ियों के मूवमेंट से, मेन मटेरियल्स के मूवमेंट से जो फोर्स आती है उसको एब्रेसिव फोर्स कहते हैं। और एब्रेसिव फोर्स को रेजिस्टेंस करना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? हार्डनेस ऑफ द स्टोन, ठीक है। टफनेस, ए बिल्डिंग स्टोन शुड बी टफ इनफ टू सस्टेन स्ट्रेस डेवलपमेंट ड्यू टू द वाइब्रेशंस। यानी कि अगर बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशंस हो तो आपका स्टोन उन वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर सके, उसको वो वहीं पे जो है उसमें कोई भी डिसइंटीग्रेशन ना हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टफनेस। आपका जो स्टोन होना चाहिए वो सफिशिएंटली टफ होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि अगर स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपकी स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.4 से लेके 2.8 के अंदर, बिल्डिंग स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.4 से लेके 2.8 के बीच में होनी चाहिए। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है स्टोन की, वो क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए स्टोन को। तो द बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी पोरस, वो पोरस नहीं होने चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, बहुत कम छिद्र होने चाहिए। इट इज पोरस, इफ इट इज पोरस रेन वाटर, अगर वो पोरस होगा देन रेन वाटर एंटर्स इनटू द पोर्स एंड रिएक्ट्स विद द स्टोन, और वो स्टोन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा? क्रम्बल कर देगा, यानी कि तोड़ देगा, ठीक है। इन हायर एल्टीट्यूड्स द freezing of the water in the pores takes place and it results into the disintegration of the stone। यानी कि जब हायर एल्टीट्यूड पे हम रहते हैं, यानी कि जब हम पहाड़ियों पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? स्टोन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर वाटर भर जाता है, और जब ठंड पड़ती है तो वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, ठीक है। बर्फ बन जाती है उसकी उन पोर्स के अंदर क्या हो जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और बर्फ का क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम से। तो इससे क्या होता है? आपका जो स्टोन होगा
वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी गुड बिल्डिंग स्टोन की? ड्रेसिंग, यानी कि उस पर काम करना जो है आसान होना चाहिए, ठीक है। इट गिविंग रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग, यानी कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना ही क्या होता है आपका? ड्रेसिंग होता है। इट शुड बी इजी, ये इजी होनी चाहिए ड्रेसिंग, सो दैट द कॉस्ट ऑफ द ड्रेसिंग इज रिड्यूस, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रेसिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर द केयर शुड बी टेकन सो दैट दिस इज नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि आप ऐसा भी ना करें कि हम ड्रेसिंग की वजह से हमने इतना सॉफ्ट स्टोन ले लिया कि उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका स्ट्रेंथ का ही है, और आपको स्ट्रेंथ इस तरीके से सिलेक्ट करनी है ताकि उस पर ड्रेसिंग भी जो है आसानी से हो सके, ठीक है। अपीयरेंस, यानी कि कितना जो है चमकदार है वो आपका स्टोन, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन। इन केस ऑफ द स्टोन्स टू बी यूज्ड फॉर द फेस वर्क, अगर हम फेस वर्क कर रहे हैं यानी कि बाहरी काम कर रहे हैं बिल्डिंग का, तो आपका जो स्टोन है उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए, वो गुड अपीयरेंस होनी चाहिए। सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब जो जब हम स्टोन को कंस्ट्रक्शन जो आपकी क्वेरी साइट होती है, यानी कि जो आपका जहां से आप स्टोन मिल रहा है, जहां से आपकी रॉक मिल रही है, वो आपने जब स्टोन निकाला वहां से, तो उसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर अवेलेबल होता है। तो उस मॉइस्चर को निकालना, जो उस मॉइस्चर को स्टोन के अंदर से जो मॉइस्चर को निकालते हैं हम, उस प्रक्रिया को हम सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। द गुड स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम क्वेरी सैप, यानी कि जो अच्छा स्टोन है उसके अंदर क्वेरी सैप का मतलब मॉइस्चर, सैप का मतलब क्या आता है? मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेटराइट स्टोन शुड नॉट बी यूज फॉर 6 to 12 मंथ, क्योंकि उसके अंदर जो लेटराइट है उसके अंदर सैप जो है 6 से लेके 12 महीने तक उसके अंदर सैप रह सकता है, यानी कि मॉइस्चर जो है वो आपके 6 से लेके 12 महीने तक रह सकता है। तो 6 से 12 महीने के बाद उसको क्वेरी करने के, यानी कि जब चट्टान में से उसको निकाला गया, चट्टान में से निकालने के 6 से 12 महीने बाद ही उसको इस्तेमाल करा जाता है, किसको? लेटराइट को। कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द क्वेरी टू द बिल्डिंग साइट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द स्टोन कम्स डाउन, यानी कि अगर हम कॉस्ट किस तरह के सेलेक्ट करें, अगर हमारे पास क्वेरी साइट जो आपकी जहां से स्टोन आ रहा है अगर वो पास हो, तो उससे क्या होता है? आपकी स्टोन की कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मान लिया हमें जो है एक ऐसा स्टोन चाहिए कि जो आपका जिसमें स्ट्रेंथ भी हो, जिसकी जो है आपकी ड्यूरेबिलिटी भी हो, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अवेलेबल हो, ऐसा कोई भी स्टोन नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्टोन के अंदर एक 2-4 प्रॉपर्टीज अच्छी हो और 2-4 प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी खराब हो। तो हमें उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स ईज ऑफ ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स ईज ऑफ ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट, हेंस इट इज नेसेसरी दैट द साइट इंजीनियर लुक्स इनटू द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंडेड वर्क एंड सेलेक्ट द स्टोन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, यानी कि आपको जो है एक ही समय पर एक ही स्टोन के अंदर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल सकती है। अगर किसी स्टोन के अंदर स्ट्रेंथ होगी तो उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, अगर किसी स्टोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसके अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ऑन स्टोन्स, और ये आपके जो है जून 2025 के अंदर रिसेंटली पूछा गया है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कौन कौन से होते हैं? टेस्ट ऑफ स्टोन्स, स्टोन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट करे जा चुके हैं, करते हैं हम। तो सबसे पहला है आप क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन, यानी कि स्ट्रेंथ पता करने के लिए, स्टोन की स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। द सैंपल, इसके अंदर क्या करते हैं हम? द सैंपल ऑफ द स्टोन इज फर्स्ट कट इनटू द क्यूब ऑफ साइज 40 mm 40 mm 40 mm। तो यानी कि इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? एक क्यूब, जो आपके पास स्टोन है उस स्टोन में से हम एक क्यूब काट लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा? एक क्यूब काट लिया स्टोन में से, ठीक है। ये क्यूब कैसा होगा? इस तरह का आपका क्यूब होगा, ठीक है। ये हमने क्यूब काट लिया, और इस क्यूब की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? यहां भी 40 mm, ठीक है,
ये भी 40 mm होती है, इसकी हाइट भी 40 mm होती है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है, जो ये विड्थ होती है ये वाली, ये भी क्या होती है इसकी 40 mm होती है, ठीक है। तो 40 mm 40 mm 40 mm का हमने एक क्यूब कट कर लिया स्टोन में से। ऐसे हम 3 क्यूब कट करते हैं, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम 3 क्यूब जो है सैंपल्स, 3 सैंपल्स जो हैं 40 mm के कट करते हैं स्टोन में से, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ द स्पेसिमेन दैट कैन बी टेस्टेड आर 3, यानी कि 3 सैंपल्स हम यहाँ से जो है कलेक्ट करते हैं। द स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इन द वाटर, उसके बाद स्पेसिमेन को क्या कर देते हैं 72 घंटे तक पानी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 72 घंटे बाद पानी से बाहर निकालते हैं और उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर, ये आपकी क्या है, दिस इज द कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, CTM बोलते हैं इसको हम CTM के अंदर रखते हैं। इस स्पेसिमेन को क्या करेंगे हम CTM के अंदर रखेंगे, यहां पे रखेंगे, ठीक है। कैसे होता है ये, इस तरीके से आपने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया ये वाला, इसके ऊपर क्या लगाते हो आप, प्लाईवुड लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लाईवुड लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, इसके ऊपर यहाँ पे प्लाईवुड लगाएंगे और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, प्लाईवुड लगाएंगे। प्लाईवुड लगाने के बाद इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो हमने क्या करा, द स्पेसिमेन इज देन प्लेस्ड इन CTM एंड द लोड बियरिंग सरफेस इज कवर्ड विद 5 mm थिक प्लाईवुड, यानी कि जो इसकी थिकनेस होती है प्लाईवुड की वो कितनी होती है, 5 mm थिक जो है। इसके अंदर हमने क्या इस्तेमाल करा, ये प्लाईवुड इस्तेमाल करा, प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं। प्लाईवुड क्यों रखा हमने, प्लाईवुड इसलिए रखा ताकि जो लोड पड़े इसके ऊपर वो यूनिफॉर्म लोड पड़े, यानी कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, ये जो है आपका, ये जो है आपका, यहाँ से हम लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो लोड होता है वो किस इंटेंसिटी से प्रोवाइड होता है, ये लोड जो है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, एक मिनट में हम इस पे 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड अप्लाई करते हैं, यानी कि बढ़ाते चले जाते हैं लोड, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, लोड जो है बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। लोड जो है इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, जो स्पेसिमेन होगा आपका दबना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, पर यूनिट एरिया पे निकल जाती है, यानी कि जो भी आपका लोड आया उसकी हम क्या करेंगे, उसके स्टोन का जो एरिया होगा, ये जो आपका एरिया है स्टोन का, ठीक है, ये जो आपका स्टोन का सरफेस एरिया है, जो भी जिस लोड पे ये जो आपका स्टोन है, ये जो आपका स्पेसिमेन है वो क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन। कैसे निकालेंगे, लोड अपॉन द एरिया ऑफ दिस सरफेस ऑफ द स्टोन, यानी कि जो भी आपकी इस स्टोन की सरफेस है, लोड की इस सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया इज द मैक्सिमम लोड एट विच द सैंपल फेल्स। तो यानी कि मान लिया आपका जो स्टोन सैंपल है वो आपका 200 न्यूटन पे आपका ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ये स्टोन मान लिया आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोड है, मान लिया ये जो लोड है वो आपका 200 न्यूटन का लोड है, और ये सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई बाई 40, क्योंकि 40 mm के जो आपका ये है, क्या है ये, इतना mm स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी, ये कौन सा है आपका, फेलियर लोड है, FF का मतलब फेलियर लोड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेलियर लोड, फेलियर लोड। तो फेलियर लोड है वो कितना है आपका, FF है, जो कि मान लिया 200 न्यूटन है। तो आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी वो आपकी होगी 200 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी उस स्टोन की। तो ये पहले वाले स्टोन की आएगी, फिर तीसरे वाले स्टोन की, दूसरे वाले स्टोन की आएगी, फिर तीसरे वाले स्टोन की आएगी, तीसरे वाले क्यूब की आएगी, तीनों को हम क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, आपकी फाइनल क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा था एवरेज ऑफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द 3 क्यूब्स, तीनों क्यूब्स की जो एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन बोलते हैं। दिस इज द क्रशिंग टेस्ट, ये आपका क्रशिंग टेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एसिड टेस्ट, ठीक है। एसिड टेस्ट बहुत ही सिंपल है कि मान लिया आपके पास स्टोन है, उस स्टोन को आप क्या कर दोगे, एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप करके रख दोगे। ऐसा स्टोन जिसकी आपके पास शार्प एजेस हैं, ठीक है, जिसके बिल्कुल एजेस जो हैं बिल्कुल शार्प हैं, नुकीली एजेस हैं, उसको हमने क्या कर दिया,
HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने डिप्ड कर दिया, ठीक है, HCl एसिड है ये, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब अगर उसकी सरफेस जो है वो पाउडर्ड सरफेस हो गई, पहले तो उसकी सरफेस जो है बिल्कुल सही थी, मगर फिर सरफेस कैसी हो गई, पाउडर्ड सरफेस हो गई, यानी कि उसके ऊपर धूल धूल सी नजर आने लगी आपको डिप करने के बाद। और जो उसकी एजेस हैं, पहले तो बिल्कुल शार्प एजेस थी, मगर क्या हो गई, उसकी एजेस ब्लंट एजेस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी वेदरिंग कैपेसिटी है, जो उसकी वेदरिंग कैपेसिटी है, वो उसकी बहुत कम है। मगर अगर उसकी सरफेस जो है वो पाउडर्ड नहीं है, उसकी एजेस जो हैं अभी भी शार्प हैं, तो उसका मतलब उसकी वेदरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसकी WC का मतलब वेदरिंग कैपेसिटी, जो उसकी वेदरिंग कैपेसिटी है, जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है, वो जो है उसकी बहुत ही हाई है। तो इसको जो है एसिड टेस्ट को क्या जाता है, इसको हमें वेदरिंग रेजिस्टेंस के लिए, वेदरिंग रेजिस्टिंग कैपेसिटी की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे होता है, यानी कि पानी को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी स्टोन की कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। 50 ग्राम हम स्टोन ले लें, ठीक है, हम 50 ग्राम स्टोन ले लें, उन 50 ग्राम स्टोन को हम क्या कर दें, ओवन के अंदर रख दें। हमने 50 ग्राम स्टोन लिए, उनको हमने क्या रख दिया, ओवन के अंदर रख दिया, जिसका टेम्परेचर हमें कितना करना है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। जब बिल्कुल उसके अंदर से पानी निकल जाए स्टोन से, तो हम क्या कर लेना है, उनको बाहर निकालना है ओवन से, यानी कि जनरली हम एक दिन के अंदर जो है उस स्टोन को जो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से हम बाहर निकाल लेंगे, और कूल होने के लिए एक सिंपल रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तुम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या रखना है, उसको ओवन में रखना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर हमें उसको ओवन से निकाल लेना है, और ओवन से निकालने के बाद हमें उसको कूलिंग करनी है उसकी, ठीक है, उसको ठंडा करना है, और उसका जो है वेट मेजर कर लेना है। जो वेट है मान लिया इस टाइम पे उसका कितना है, W1 उसका वेट है, ठीक है, जो कि ड्राई वेट है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपका सैंपल है जिसको जो है आपने ओवन के अंदर रखा था और उसको आपने वेट ले लिया, उसको आप किस में डिप कर दोगे, उसको आप 24 घंटे के लिए वाटर के अंदर डिप कर दोगे। 24 घंटे के लिए हमने क्या करा, उसको वाटर के अंदर डिप कर लिया, और 24 घंटे बाद उसको हमने पानी से बाहर निकालना है, और उसका वेट जो है दोबारा से हमने उसका वेट ले लिया, जो कि वेट कितना है, W2 है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, W2 माइनस W1 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपका वाटर एब्जॉर्ब, जिस कंडीशन में आपका वाटर एब्जॉर्ब था उस टाइम पे कितना वेट आया, जिस टाइम पे आपका स्पेसिमेन था वो ड्राई था, उस टाइम पे वेट कितना है, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय W1, यानी कि जो आपका ड्राई वेट है उसको आप डिवाइड कर दोगे, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका जो है वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आ जाएगी स्टोन की। नेक्स्ट इज द हार्डनेस और एब्रेशन और स्क्रैच टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको हम किस में करते हैं, इसको हम करते हैं डॉरी टेस्टिंग मशीन। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम डॉरी टेस्टिंग मशीन भी देखेंगे। तो डॉरी टेस्टिंग मशीन से हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हार्डनेस, एब्रेशन और स्क्रैच टेस्ट करते हैं यहाँ से। इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एक सैंपल बनाते हैं, सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25 mm और हाइट 25 mm, यानी कि स्टोन का एक ऐसा सैंपल बनाते हैं जिसकी जो है, जिसमें हम सिलेंडर लेते हैं स्टोन का, यानी कि स्टोन से हम एक सिलेंडर कट करेंगे जिसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, ये जो डायमीटर होगा ये 25 mm होगा, 25 mm डायमीटर होगा, और जिसकी हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 25 mm उसकी हाइट होगी, ठीक है। ऐसा स्टोन हम वहां से निकाल लेंगे। तो 3 सैंपल हम यहां से लेंगे स्टोन के, ठीक है, और उनका हम क्या कर लेंगे, उसका हम वेट कर लेंगे। इन तीनों सैंपल्स का हम क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन डॉरी टेस्टिंग मशीन। उसके बाद हम इस डॉरी टेस्टिंग मशीन के अंदर इसको प्लेस कर देंगे। इस डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर क्या होता है, ये डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर ये एक रोटेटिंग डिस्क होती है। दिस इज द रोटेटिंग डिस्क, दिस इज द रोटेटिंग डिस्क। ये आपकी रोटेटिंग डिस्क होती है, बहुत तेजी से इस तरीके से रोटेट करती है। और यहां पे हम क्या रखते हैं, इसमें हम क्या रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन, यानी कि जो आपका स्टोन है, स्पेसिमेन जो आपका स्टोन है उसको हम इस हॉपर के अंदर स्टोन डाल देते हैं और इस लीवर की हेल्प से इसको दबाते हैं, ठीक है। तो स्टोन का जो नीचे वाली सरफेस है इस रोटेटिंग डिस्क पे रगड़ खाती है, ठीक है, क्योंकि डिस्क तो घूम रही है और स्टोन की जो नीचे वाली सरफेस है वो इस प्रेशर होने की वजह से इस डिस्क पे जो है रगड़ खाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इट इज प्लेस्ड इन द डोरी टेस्टिंग मशीन एंड द प्रेस्ड, और उसको यहां से जो हम लोड लगाते हैं, ये जो लोड होता है वो 12.5 न्यूटन का इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं इस तरीके से, और नीचे वाली जो आपकी डिस्क है वो तो रोटेट हो ही रही है, ठीक है। द एंगुलर स्टील डिस्क
ऑफ द मशीन इज देन रोटेटेड एट ए स्पीड ऑफ 28 आरपीएम। और ये जो आपकी जो डिस्क है वो कितनी स्पीड से रोटेट करती है, वो आपकी 28 रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट 28 आरपीएम से रोटेट करती है। ये जो डिस्क होती है वो 28 आरपीएम से रोटेट करती है। अब कितना रोटेशन कराने हैं, कितने हम इसको चक्कर लगाने हैं, इसको 1000 रिवॉल्यूशन लगाने हैं। ये रोटेशन होंगे वो हम 1000 रिवॉल्यूशन इसको हम करेंगे। द स्पेसिमेन इज टेकन आउट, उसके बाद हम स्पेसिमेन को बाहर निकाल लेंगे और जो स्पेसिमेन है उसके जो वेट है उसका हम क्या करेंगे, लॉस इन वेट, क्योंकि वो क्या होगा, रगड़ खाया होगा। जो स्पेसिमेन है, जो आपका स्टोन है वो रगड़ खाएगा। रगड़ खाने की वजह से क्या होगा, वो अपने वेट को लॉस करेगा। इनिशियल में जो उसका वेट था वो ज़्यादा होगा, मगर इस टाइम पे जब उसको आप बाहर निकालोगे तो उसका वेट जो होगा वो कम होगा। अब अगर उसका लॉस इन वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी हार्डनेस जो है वो कम है। अगर उसका लॉस इन वेट कम है तो इसका मतलब उसकी हार्डनेस जो है ज़्यादा होगा। तो इसको हम किससे एसेस करते हैं, इसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है आपका, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपैक्ट टेस्ट। तो इंपैक्ट टेस्ट क्या है, जब हम स्टोन पे जो है हम ऊपर से लोड एकदम से उसके ऊपर लोड डालते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंपैक्ट टेस्टिंग ऑफ द लोड। ठीक है, इट इज डन ऑन द इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन। इसको हम इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन के अंदर, ये आपकी इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन है। इस इंपैक्ट टेस्टिंग के अंदर ये आपका हैमर है, ठीक है, ये आपका क्या है, हैमर है, ठीक है, दिस इज द हैमर, ठीक है, जो कि जिसका वेट कितना होता है, इस हैमर का वेट होता है आपका 20 न्यूटन या फिर 2 किलो, ठीक है, 2 किलो या फिर 20 न्यूटन, बात एक ही है। 20 न्यूटन इसका वेट होता है। इस हैमर को हम इस स्टोन पे, यहाँ पे क्या रखते हैं, अपना स्टोन रखते हैं और इस हैमर को इस स्टोन पे गिराते हैं बार बार, ठीक है, अलग अलग हाइट से, ठीक है, अलग अलग हाइट से हम गिराते हैं। जिस हाइट पे स्टोन जो है ब्रेक हो जाता है वही क्या होगा, आपका इंपैक्ट वैल्यू होगी स्टोन की, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो हम स्पेसिमेन लेंगे वो क्या होगा, आपका पहले वाला स्पेसिमेन ही होगा। 25 mm उसकी क्या होगी, डायमीटर होगी। स्पेसिमेन कैसा होगा स्टोन का, इसका 25 mm जो पहले हमने लिया था, 25 mm इसका डायमीटर होगा और 25 mm इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ऐसा स्पेसिमेन हम लेंगे, ठीक है। द स्टील हैमर ऑफ 20 न्यूटन इज अलाउड टू फॉल एक्चुअली ऑन द सैंपल। द हाइट ऑफ द फर्स्ट ब्लो इज, मान लिया जो फर्स्ट ब्लो की हाइट आपने कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर रखी। नेक्स्ट ब्लो की हाइट आपने 2 सेंटीमीटर रखी, तब भी नहीं टूटा। फिर आपकी थर्ड ब्लो 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप हाइट जो है उसकी बढ़ाते चले जाओगे। जिस हाइट पे आपका सैंपल ब्रेक हो जाएगा वही हाइट क्या कहलाएगी, आपकी इंपैक्ट वैल्यू कहलाएगी। द हाइट ऑफ द ब्लो एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक, जिस हाइट पे आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा, मान लिया 19 सेंटीमीटर पे आपका स्पेसिमेन जो है वो ब्रेक हो गया, तो 19 सेंटीमीटर ही आपके क्या बन जाएगा, टफनेस कॉफिशिएंट बन जाएगा। तो टफनेस कॉफिशिएंट क्या हुआ, हाइट इन सेंटीमीटर फ्रॉम विच द स्पेसिमेन, जिस पे आपका स्पेसिमेन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, वो आपकी टफनेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, यूज ऑफ द स्टोन। ये आपका आरजीपीवी जून 2005 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। क्या है यूज ऑफ द स्टोन, यानी कि स्टोन्स को हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोन के इस्तेमाल तो बहुत सारे वास्ट हैं, ठीक है। अगर ये वैसे भी अगर क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूछ दिया जाए तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। तो हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, आपको अगर फाउंडेशन बनानी है तो फाउंडेशन के अंदर भी हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। वॉल्स बनानी है, दीवार बनानी है, कॉलम बनाने हैं, आर्चेस बनानी है। आर्चेस का मतलब इस तरीके से जो गुंबद होते हैं, ठीक है, जो पैराबोलिक शेप में गुंबद होते हैं, इनको हम आर्चेस बोलते हैं। आर्च के अंदर भी हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, इसको हम फर्श के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर डैम प्रूफ कोर्स, जैसे कि स्लेट होती है, तो स्लेट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम ये किसका एग्जाम्पल है, स्लेट का। तो स्लेट को हम डैम प्रूफ कोर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्ले होती है। क्ले जो है वाटर की रिपेलेंट होती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने नहीं देती क्ले, ठीक है। लिंटल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इवन एज रूफिंग मटेरियल। रूफिंग मटेरियल के अंदर भी हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन विद गुड अपीयरेंस आर यूज्ड फॉर द फेस वर्क, जो बिल्डिंग का जो फेस वर्क है, जो बाहरी आवरण है बिल्डिंग का, उसको सुंदर लगने के लिए भी हम वहां पे क्या करते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिश्ड मार्बल का इस्तेमाल होता है, ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर द फेस वर्क। स्टोन्स आर यूज्ड फॉर पेविंग ऑफ रोड्स, यानी कि रोड बनाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके, ये सब जो हैं आपके, जो नीचे की साइड जो ग्रेवल, जो रोड़ी दिख रही है आपको, ये पूरी रोड़ी जो है वो स्टोन ही है, दिस इज स्टोन। यहाँ पे आप जो रेलवे देख रहे हो, रेलवे ट्रैक देख रहे हो, ये भी क्या है आपका
स्टोन से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। स्टोन से ही आपकी ये बेस, उसका बेस जो है रेलवे ट्रैक का जो बेस होता है वो स्टोन से ही मिलके बना होता है, ठीक है, वो स्टोन से ही बना होता है, ये स्टोन्स ही हैं, ठीक है। स्टोन्स आर ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पियर्स, पियर्स की कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो आपके ब्रिज के जो कॉलम होते हैं उसको हम कॉलम ना बोल के क्या बोलते हैं, पियर्स बोलते हैं। तो पियर्स के कंस्ट्रक्शन में स्टोन का इस्तेमाल होता है। अबटमेंट, जो ब्रिज के जो साइड होते हैं, फर्स्ट साइड और लास्ट साइड, जो ब्रिज की पहली साइड और लास्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं अबटमेंट, ठीक है। सपोर्ट को भी बोल सकते हैं, यानी कि हम जो सपोर्ट्स होती हैं ब्रिज की उसको हम अबटमेंट बोलते हैं। तो अबटमेंट के डिजाइन में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो है स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। डैम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रिटेनिंग वॉल्स के अंदर स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। क्रस्ट स्टोन जो है ग्रेवल की तरह से इस्तेमाल होता है टू प्रोवाइड द बेस कोर्स ऑफ द रोड्स, यानी कि रोड के अंदर जो ये आप स्टोन देख रहे हो ये एज ए बेस कोर्स इस्तेमाल होता है, यानी कि बेस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसको हम। क्रस्ट स्टोन्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्क्स, जो क्रस्ट स्टोन है वो उसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, बेसिक इनर्ट मटेरियल, कंक्रीट के अंदर। जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट के अंदर क्या बनाते हैं हम, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलाते हैं। तो जो एग्रीगेट है वो आपका नथिंग बट वो स्टोन ही है, ठीक है। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल स्टोन, अगर हमें आर्टिफिशियल स्टोन बनाना होगा तो भी हम वहाँ पे स्टोन इस्तेमाल करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर हम स्टोन इस्तेमाल करेंगे। रेलवे बेलास्ट, जो आपका ये रेलवे बेलास्ट है, इस यहाँ भी आपका क्या है, ये आपका स्टोन ही है, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ स्टोन, ठीक है। ये जो है इसके इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे गए थे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोन्स एंड देयर मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, ये हमने पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली और उसके मेथड्स ऑफ टेस्टिंग भी पढ़ लिया। राइट द नेम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्टोन्स विच आर यूज्ड इन द बिल्डिंग वर्क, जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, आपका सैंडस्टोन हो गया, स्लेट हो गया, ये सारे जो हैं स्टोन जो हमने पढ़े हैं पहले वो सारे बिल्डिंग स्टोन ही हैं, ठीक है। नरेट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके का जो है स्टोन का क्लासिफिकेशन है वो भी हमने पढ़ लिया। इग्नियस रॉक्स होती हैं आपकी, सेडिमेंट्री होती हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस खुद से करने हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद 3 टेस्ट ऑफ द स्टोन, ये मैंने आपको बताया तीनों टेस्ट, ये आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन्स, ये भी आपका आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन्स। थैंक यू।